नायक का चेहरा मुझसे 30% मिलता जुलता है और खुद को मुझसे बेहतर साबित करने के लिए उसने जानबूझकर मेरी दुश्मन और बचपन की दोस्त को अपना निशाना बनाया। उसका इरादा मुझसे पहले उससे शादी करने का था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मैंने अपनी उस दुश्मन को रात के अंधेरे में ही उसके पास भेज दिया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि जिस दिन यह नायक इस दुनिया में आया था, मैंने एक पेड डीएच के पीछे छिपकर सब कुछ देख लिया था। मुझे अचानक पता चला कि मैं सिस्टम के साथ उसकी बातचीत सुन सकता हूं। यह जानने के लिए कि उसके इरादे नेक हैं या बुरे, मैंने 10 इयर्स तक उस औरत छीनने वाले स्क्रिप्ट का हिस्सा बनकर नाटक किया। पर अब मैं थक चुका हूं। मुझे यह भी पता चल गया था कि उसके यहां आने का मकसद सिर्फ मेरी मंगेतर को हासिल करना था। मैं अपना सामान पैक कर चुका था और नायक नायिका के इस ड्रामे से बचने के लिए विदेश भागने ही वाला था। तभी उनकी शादी के समारोह में मुझे एक बद्धा सरप्राइज मिला। मैंने सुना कि नायक सिस्टम से विदा ले रहा था। सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपने सफलतापूर्वक सैन किंसुए से शादी कर ली है। कहानी का ग्रैंड फिनाले हो चुका है, अब मैं भी जा रहा हूं। गेवाई ने सिर हिलाया। ठीक है, शुक्रिया सिस्टम, मुझे पुनर्जन्म का मौका देने के लिए। कोने में छिपकर उनकी बातें सुनते हुए मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। तो यह सिस्टम जा रहा था। अगर कहानी को कंट्रोल करने वाला ही नहीं रहेगा तो हैप्पी एंडिंग के बाद क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और विदेश की फ्लाइट कैंसिल कर दी। अब मेरी नजरों में उस जोद्धे के लिए कुछ अलग ही इरादे थे। गेवाई और सेन किंसुए की शादी बेहद शानदार थी। सैकड़ों कैमरे लगे थे और बड्ढे बड्ढे इन्फ्लुएंसर्स लाइव स्ट्रीम कर रहे थे। चैट बॉक्स गालियों से भरा था, पर मेरे लिए विलन तो अब जल भुन रहा होगा। बिना उस बुरे इंसान के सेन को अपना सच्चा प्यार मिल ही गया। 10 इयर्स में मैं इन कड़ीडीडीआरवी बातों का आदी हो चुका था। मैं बस एक कोने में खड्डीदा होकर तमाशा देख रहा था और चाहता था कि आज की शादी बिना किसी रुकावट के पूरी हो जाए। शादी शुरू हुई। गेवाई सूट में काफी जच रहा था और स्टेज पर खडीडा सेन किंसुए का इंतजार कर रहा था। गेवाई एक मशहूर एक्टर है, इसलिए सेन ने उसके फैंस के लिए भी जगह रखी थी। मेरे पास खड्डी एक लड्डच की चिल्लाई, देखो, वे अंगूठियां बदल रहे हैं। सेन ने गेवाई को अंगूठी पहना दी। अब गेवाई की बारी थी। उसकी हरकतें धीमी थीं। अंगूठी पहनाने से ठीक 1 सेकंड पहले वो रुक गया और उसकी नजर सीधे मुझ पर पड़ रही। उसने मुझे देख लिया था। गेवाई ने माइक उठाया। यहां आने के लिए सबका शुक्रिया, पर मैं एक खास इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिसे आप सब जानते हैं। सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। गेवाई ने आगे कहा, सब जानते हैं कि हमारा यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। बहुत सी रुकावटें आईं। मैंने उसकी नफरत भरी नजरों का सामना किया। हां, वो सारी रुकावटें मैंने ही पैदा की थीं। गेवाई बोला, जिन चेन, मुझे पता है कि तुम हार नहीं मान पा रहे हो, पर सच्चा प्यार किसी का इंतजार नहीं करता। सेन तुम्हारे लिए सिर्फ अपनापन महसूस करती है, प्यार नहीं। उम्मीद है तुम्हें भी कोई मिल जाए। वहां मौजूद लोग मुझे दुश्मन की तरह देखने लगे। कुछ ने तो मुझे घेर लिया जैसे मैं कोई हंगामा करने वाला हूं। गेवाई यही चाहता था, सबके सामने मेरी बेइज्जती करना। उसने आखिरकार सेन को अंगूठी पहना दी। मेरा दिल अब शांत था। गेवाई की एक छोटी फैन ने मुझे उंगली दिखाते हुए कहा, अब इनकी शादी हो गई है। अगर तुमने फिर से कुछ गडीडच की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, फिक्र मत करो, मेरी दुआ है कि वे हमेशा साथ रहें। तभी एक डिंग की आवाज आई। एक नीला रोबोट गेवाई के सामने तैरने लगा। बधाई हो होस्ट, मिशन पूरा हुआ, अब मैं विदा लेता हूं। ये आवाज सिर्फ मैं सुन सकता था। पिछले 10 ईयर्स से मैं जानता था कि गेवाई होस्ट है और मैं इस कहानी का सेकेंडरी विलन। मैंने अपनी स्क्रिप्ट बदलने की कोशिश की थी, पर कुछ नहीं बदला। इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपना विलन का रोल बखूबी निभाऊंगा ताकि यह सिस्टम यहां से चला जाए। अब वो जा चुका है। अब से असली विलन मैं हूं। स्टेज पर खाडीडीडे गेवाई की तरफ देखकर मैंने एक हल्की मुस्कान दी। उसके अच्छे दिन अब खत्म हुए। घर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने अपना पुराना सामान फेंका, पैकर्स एंड मूवर्स को बुलाया और अपने फिक्स्ड कॉन्टैक्ट पर एक मैसेज भेजा। आधी रात हो चुकी थी। 10 इयर्स तक मैंने एक कठपुतली बनकर विलेन का रोल निभाया ताकि उनकी प्रेम कहानी परवान चढ़ सके।
लेकिन अब जब कहानी का अंत हो चुका है और कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, तो पासा पलटने वाला है। कठपुतली बनकर मैंने जो कुछ भी खोया था, मैं उसे एक एक करके वापस लूंगा। और इसकी शुरुआत सेन किंसुए की जगह से होगी। 3 दिन बीत गए, शादी की चर्चा अभी भी गर्म थी और गेवाई इस मौके का फायदा उठाकर अपना विदेशी बाजार जमाने में लगा था। मैं भी वापस आ गया। बाहर से ही उनकी हंसी की आवाजें आ रही थीं। अंदर जाने की जरूरत नहीं थी ये अंदाजा लगाने के लिए कि वहां कितना खुशनुमा माहौल होगा। लेकिन आज मैं उनकी इस पार्टी का मजा किरकिरा करने आया था। मुझे देखते ही गेवाई ने सबसे पहले रिएक्ट किया। जिन चेन, तुम वापस आ गए। हम अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। अब जब तुम आ ही गए हो, तो चलो साथ में खाना खाते हैं। मैंने देखा कि बाकी सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने गंदगी देख ली हो। मुझे बहुत सुकून मिला। यहां तक कि हवा भी मीठी लगने लगी। मेरे पिता ने मुझे ठंडी नजरों से देखा। अब जब वापस आ गए हो, तो अपने भाई के साथ तमीज से रहो और मुश्किलें खड्डी करना बंद करो। अब उनकी शादी हो चुकी है। अगर तुम उनके बीच में आए, तो तुम सिर्फ एक तीसरे यानी लवर कहलाओगे। मैंने अपने सगे बाप को गौर से देखा। यकीन करना मुश्किल है कि एक पिता अपने बेटे से ऐसी बात कह सकता है, पर मैंने इससे भी बदतर बातें सुनी हैं। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मेरा दिल अब नहीं दुखता। मैंने सर हिलाया। बिल्कुल, मैं ऐसा घटिया काम कभी नहीं करूंगा, खासकर ये जानते हुए कि उनका अब अपना परिवार है। मेरी बात ने ज्याओ फुआन को चिढ़ा दिया और उसका चेहरा बिगड़ गया। तभी खाना लगने की बात हुई और माहौल थोड़ा हल्का हुआ। पर जैसे ही मैं बैठा, गेवाई फिर बोला, मम्मी को इस सीट की आदत है और जिन चेन को भी ये पसंद है। मम्मी, आप अपनी जगह बदल लो। मैंने गेवाई को एक टेढ़ी मुस्कान दी। सिर्फ मैं जानता हूं कि उसकी इस भली मुस्कान के पीछे कितनी गंदगी छिपी है। मेरी सौतेली मां ल्यूसियन मुस्कुराते हुए बोली, अगर जिन चेन को ये जगह पसंद है, तो वो यहीं बैठे। सैन किंसुए ने मुझे नापसंदगी से देखा। जिन चेन, तुम अभी भी नहीं सुधरे। ये सुनते ही मैंने मेज पर जोरदार हाथ मारा। यह मेरा घर है। किसने कहा कि अपने घर में खाना खाने के लिए मुझे अजनबियों के नियमों को मानना होगा? खाना है तो खाओ, वरना यहां से दफा हो जाओ। मेज की आवाज से सब दहल गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं पलटकर जवाब दूंगा, वो भी सेन किंसुए के सामने। सब जानते थे कि मैं सेन से प्यार करता था, पर उसे पा नहीं सका। पहले मैं उसकी हर बात सुनता था और गेवाई इसका फायदा उठाता था। देखा, ये अमीरजादा मेरी एक आवाज पर नाचता है। उन्हें लगा था मैं कभी मना नहीं करूंगा, पर वे भूल गए कि पहले मेरा भी एक मिजाज था। 10 इयर्स तक चमचागिरी करने के बाद मेरा कैरेक्टर खत्म नहीं हुआ था, बस छिप गया था। अब सिस्टम जा चुका है और मैं आजाद हूं, तो मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है। अब मैं कोई कुर्बानी नहीं दूंगा। जाओ फुआन चिल्लाया, तुम पागल हो गए हो? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें घर से नहीं निकाल सकता? पहले मैं ये सुनकर रोने और गिद्धाने लगता था, क्योंकि एक विलेन का सबसे बड़ा डर अकेलापन होता है। स्क्रिप्ट के दिनों में मेरे पिता इसी तरह मुझे कंट्रोल करते थे, पर अब कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। मैं जोर से हंसा। पापा, आप शायद एक बात भूल गए। इस विला के मालिकाना हक यानी टाइटल डीड पर मेरा नाम लिखा है। ये सुनते ही जियो फुआन और ल्यूसियन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ल्यूसियन ने बात संभालने की कोशिश की। मजाक बंद करो, जिन चेन कागजात तिजोरी में बंद हैं। मैंने वक्त बर्बाद न करते हुए आवाज दी, मादरे जान, खाना लगाओ। उन्होंने जवाब दिया, जी यंग मास्टर। ज्याओ फुआन चिढ़ गया, कैसा यंग मास्टर? इसे दूसरा यंग मास्टर कहो। पर उन्होंने उसकी नहीं सुनी। खाने के दौरान गेवाई का चेहरा पीला पडीडीएच गया था। मैंने अपने पिता की तरफ देखा। क्या आप गेवाई को खानदान के नाम में शामिल करने की सोच रहे हैं? गेवाई आपसे और ल्यूसियन से पैदा हुआ है, जो मुझसे 3 महीने बड़ा है। पर मैं आपको चेतावनी दे दूं, जियाओ परिवार का नाम मेरी मां जियाओवान की वजह से है, आपकी वजह से नहीं। मेरी मां एक भोली महिला थीं, जो इस लालची आदमी के जाल में फंस गईं, और उनका अंत बहुत दुखद हुआ। जब किसी ने यकीन नहीं किया कि विला मेरे नाम पर है, तो मैंने ताली बजाई। काले कपड़ों में कई बॉडीगार्ड्स अंदर आए और गेवाई और बाकी सबको घेर लिया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। बाहर से मेरा बाप गालियां दे रहा था, पर मैंने उसे इग्नोर किया।
मैंने क्लीनिंग सर्विस को फोन किया और कहा कि घर का कोना कोना साफ करो और गार्डन के सारे फूल हटाकर वहां सब्जियां उगाओ। पुराना जिन चेन शायद ये न कर पाता, पर अब मैं पूरी तरह कंट्रोल में हूं। अगले दिन मेरा बाप गुस्से में लियूसियन को लेकर आया। उसने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की, पर मैंने उसका हाथ रोक लिया और पलटकर लियूसियन को एक जोरदार तमाचा जड़ा। मैं इस औरत को बहुत समय से मारना चाहता था। यही वो औरत थी जिसकी वजह से मेरी मां की जान गई। जब मेरी मां बिस्तर पर बीमार थी, तब ये गेवाई को लेकर घर में मालकिन बनकर घुस आई थी। इसने मेरी मां के चेहरे पर पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट फेंकी थी, जिसे देखकर मेरी मां ने सदमे में दम तोड़ दिया और बाद में इस बेशर्म औरत ने कहा, मुझे नहीं पता था मेरी बहन इतनी बीमार है। मां की मौत के 3 महीने बाद ये घर में बस गई। तभी मैंने गेवाई को पहली बार देखा और सिस्टम की आवाज सुनी। मैंने तब अपने पिता और इस औरत के रिश्ते का सच सबके सामने लाने की कोशिश की थी, पर उल्टा मुझे ही इंटरनेट पर बदनाम यानी साइबर बुली किया गया। गेवाई ने लाइव आकर रोते हुए कहा था कि मेरे पिता और ल्यूसियन बचपन के प्रेमी थे, पर मेरी मां के परिवार के दबाव की वजह से उन्हें अलग होना पड़ा और मां की मौत के बाद भी उन्हें बदनामी झेलनी पड़ रही है। मेरे दुश्मनों को एक नेक इंसान की छवि देकर गेवाई अब जनता की नजरों में पूरी तरह छा चुका था। वह नेशनल आइडल बन गया था। ल्यूसियन अभी भी सुध बुध खोए खड़ी थी और इससे पहले कि ज्याओ फुआन कुछ कर पाता, मैंने तेजी से ल्यूसियन के चेहरे पर 2 और जोरदार तमाचे जड़ दिए। फिर मैंने अपने पिता की तरफ बड़े मासूम चेहरे से देखा। पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? ज्याओ फुआन आगब्बूला हो गया। ओह बाकी बेटे, ये तेरी बड़ी है, तेरी मां जैसी है। छटाक! मैंने एक और थप्पड़ ल्यूसियन के गाल पर रसीद किया। पापा, आपने क्या कहा? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। ज्याओ फुआन की उंगली गुस्से से कांप रही थी। वो मुझे मारना तो चाहता था, पर मेरे हाथ में मौजूद बेसबॉल बैट को देखकर उसके कदम डगमगा रहे थे। मेरा ये काम चलाऊ हथियार उसे दूर रखने के लिए काफी था। उसने चीख कर पूछा, मुझे बता, उस घर का क्या चक्कर है? वो तेरे नाम पर कैसे है? मेरा मूड अच्छा था, तो मैंने उसे सच बता दिया। इस विला की असली मालकिन मेरी मां थी। अपनी मौत के बाद वो अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर गई थी, जिसे मैं बालिग होने पर हासिल कर सकता था। जियाओ फुआन ने मेरे बालिग होने से पहले ही सब अपने नाम करवाने की कोशिश की थी। उसने बहाना बनाया था कि वो इन्हें मेरे लिए संभाल कर रख रहा है, पर मैंने एक लॉयर की मदद ली। मेरी मां भले ही प्यार में अंधी थी, पर उन्होंने अपने बेटे को लावारिस नहीं छोड़ा था। प्रॉपर्टी के कागजात ज्याओ जिन चेन के नाम पर ही रहे। यह सिस्टम के अंदर एक लूप होल था। जैसे ही सिस्टम गया और मैंने कागजों में बदलाव किया, सब कुछ वापस मेरा हो गया। सच जानकर ज्याओ फुआन और ल्यूसियन के चेहरे पर गहरा दर्द था, जिसे देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। मैंने छुटकी लेते हुए कहा, पापा, अगर आप एक अच्छे लालची इंसान यानी अरिबिस्टा भी नहीं बन सकते, तो अपनी रखैल को इस घर में लाने की हिम्मत कैसे की? उनके चेहरों पर नफरत के भाव देखकर मेरा मन भर गया और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। दोपहर के 2 थास मैंने 1 दर्जन से ज्यादा बड़े इन्फ्लुएंसर से संपर्क किया और गुमनाम तरीके से गेवाई की सारी गंदगी यानी डर्टी लॉन्ड्री उन्हें भेज दी। इंटरनेट एक 2-धारी तलवार है। पहले उसने इस तलवार का इस्तेमाल मुझे बदनाम करने के लिए किया था, पर अब यही तलवार उसे चीरने वाली थी। इससे पहले कि उसके स्कैंडल्स वायरल होते, मैं फिर से ट्रेंड करने लगा। सेकेंडरी विलन फिर से मुसीबत खड़ी कर रहा है। उस हेडलाइन को देखकर मेरा मन किया कि मैं नेटिजन्स के सामने जाऊं और उनसे कहूं कि मैं अपने इस विलन वाले किरदार में एकदम फिट बैठता हूं। खबर यह उड़ाई गई थी कि मैंने अपने बड़ों का अपमान किया, सौतेली मां को पीटा और बाप को घर से निकाल दिया। गेवाई नेशनल आइडल था और ल्यूसियन राष्ट्र की मां बन चुकी थी। वे अक्सर टीवी शो में एक आदर्श मां बेटे की तरह पेश आते थे, जिसे पूरा इंटरनेट पसंद करता था। यह मामला इंटरनेट तक नहीं पहुंचता, पर आज एक इत्तेफाक हो गया। जब ल्यूसियन ने गेवाई को रोते हुए फोन किया, तब वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था और सारा किस्सा गलती से लीक हो गया। मैं यही चाहता था कि बड्ढा तमाशा खद्धा हो। रात के 2 थैस कई नए ट्रेंड्स ने मेरी बेइज्जती वाली खबरों को पीछे छोड़ दिया और टॉप पर पहुंच गए। गेवाई के काले राज का पर्दाफाश, नेशनल आइडल का असली चेहरा, गेवाई एक धोखेबाज। ये सब तब पब्लिश हुआ जब दुनिया सो रही थी। जब तक उन्हें पता चला, तब तक खबरें शेयर हो चुकी थीं और लोगों ने एविडेंस सेव कर लिए थे।
अब ट्रेंड्स डिलीट करना नामुमकिन था। अगले दिन जब गेवाई ने यह सब देखा तो वो सदमे में था। उसे लगा था कि उसके सारे राज दफन हैं और उसने सबको चुप करा दिया है। स्क्रीन के सामने बैठा मैं ठहाके मार रहा था। ट्रेंड्स हटाए गए, पीआर टीम ने उसकी छवि साफ करने के लिए बॉट्स लगा दिए, पर बीज बोया जा चुका था। गेवाई ने रातों रात 30 लाख फॉलोअर्स खो दिए। चूंकि वो सेन किंसुए के साथ जुड्ढा था, उनकी कंपनी के शेयर्स भी धड़ाम से गिर गए। सेन किंसुए घबरा गई, पर गेवाई ने उसे बातों में फुसला लिया। अब जब कहानी की पाबंदी यानी स्क्रिप्ट खत्म हो गई थी, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर पर पड़धा वो अदृश्य दबाव हट चुका है। अब मैं जो भी कर रहा हूं उसमें मुझे कामयाबी मिल रही है। बिना प्रोटोगोनिस्ट ऑरा के एक नायक महज एक साधारण इंसान है। एक दिन जब वे डिनर कर रहे थे, मैं जानबूझकर वहां पहुंचा। मुझे देख गेवाई चौंक गया। जिन चेन, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने हिकारत भरी नजर उस पर डाली और बिना पीछे मुद्दे वहां से निकल गया। मुझे पता था वो पीछे आएगा। कोने पर मुद्दते ही उसने मुझे आवाज दी, जियाओ जिन चेन, इंटरनेट पर वो सब तुमने किया है ना? उसकी नफरत साफ थी। मैंने इनकार नहीं किया। गेवाई हंसा, इसका कोई फायदा नहीं है। तुम मुझसे नहीं लाड देख सकते। 10 ईयर्स पहले भी यही हाल था और आज भी यही है। तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है, किस दम पर लड्ढोगे? पब्लिक में शरीफ और अकेले में शैतान, यही गेवाई का असली चेहरा है। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। तुम्हें अपने फैंस को अपना ये असली चेहरा दिखाना चाहिए। तुम घिनौने हो, और तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास कुछ नहीं है? अपने उस सिस्टम के भरोसे। तुम्हें क्या लगा था कि कोई अनजान शक्ति सिर्फ तुम्हें नायक बनाकर मुझे हरा देगी? जो नायक दूसरों के दम पर सफल होता है, वो असली नायक नहीं होता। अपनी शोहरत के आखिरी कुछ दिनों का मजा ले लो, इतने मासूम मत बनो। मेरी ये बात सुनकर गेवाई के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। अगले कुछ दिनों तक वो मेरे सामने नहीं आया और इंटरनेट पर भी उसने सेन किंसुए के साथ अपनी लाइफ की पोस्ट डालना बंद कर दिया। उसके इस सन्नाटे के बीच मैं सीधा सेन किंसुए की कंपनी पहुंच गया। इससे पहले कि मैं लिफ्ट तक पहुंच पाता, सेन किंसुए ने मेरा रास्ता रोक लिया। शायद किसी ने उसे खबर दे दी थी। आखिर इंटरनेट पर मैं विलन के तौर पर मशहूर जो था, और पहले उसे खुश करने के लिए बार बार यहां आया करता था। मुझे देखते ही उसका चेहरा उतर गया। जियाओ जिनचेन, तुम यहां क्यों आए हो? मेरी शादी हो चुकी है, तमीज में रहो। मैं धीरे से हंसा। डायरेक्टर सेन, इतनी नाराज क्यों होती हो? हम बहुत अच्छे सहकर्मी यानी कॉलीग्स बनेंगे, क्योंकि अब मैं इस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूं। अपने काम पर आना तो जायज है ना? उसी दिन मैंने जियाओवान, मेरी मां के नाम पर कंपनी में कदम रखा और सबको हैरान कर दिया। मैं सेन किंसुए के केबिन में जाकर उसकी कुर्सी पर बैठ गया और एक लंबी सांस ली। मैंने अपने असिस्टेंट को बुलाकर उसकी सारी चीजें वहां से हटवा दी। सेन किंसुए गुस्से से कांप रही थी। जाओ जिनचेन, अपनी हद पार मत करो। मैंने पलटकर उसकी मेज पर रखा कप जमीन पर दे मारा, जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए। डायरेक्टर सेन, ओह माफ करना, सब डायरेक्टर सेन, उम्मीद है अब हम मिलकर काम करेंगे। और हां, अब से मेरा नाम सिर्फ जियाओ चेन है। सैन दांत पीसकर रह गई। वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी और गुस्से में वहां से चली गई। मेरा मूड बढ़िया था। मैंने पूरी कंपनी को शाम की चाय पिलाई और सबको 2 दिन की छुट्टी दे दी। इसके बाद मैंने शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई। मीटिंग के दिन सैन किंसुए बड्डे ठाट से आई थी और उसके साथ मेरा बाप, जियाओ फुआन, लियूसियन और गेवाई भी थे। मैं मेन सीट पर बैठा और सबसे पहले सिक्योरिटी को बुलाकर उन लोगों को बाहर निकालने को कहा जिनका कंपनी से कोई लेना देना नहीं था। गेवाई चिल्लाया, तुम हमें बाहर क्यों निकाल रहे हो? मैंने शांति से कहा, शेयर होल्डर्स की मीटिंग कोई फिल्म का सेट नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर चला आए। मैंने तुम्हें धक्के मारकर बाहर नहीं निकलवाया, यही मेरी शराफत है। मीटिंग शुरू हुई। सब मेरे खिलाफ थे और सेन किंसुए को वापस उसकी सीट देने की मांग कर रहे थे। एक डायरेक्टर बोला, मिस्टर जियाओ, आप इस पद के लायक नहीं हैं। सेन किंसुए ने मौके का फायदा उठाते हुए बड्ढी मासूमियत से कहा, जिन चेन, तुम्हें काम करना था तो मुझसे कहते, मैं तुम्हारे लिए कोई छोटा मोटा पद ढूंढ देती। तुम पूरी कंपनी का वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैंने सर हिलाया। बिल्कुल, कंपनी का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए सेन किंसुए, सबसे पहले तुम्हें इस कंपनी से जाना होगा। मैंने दूसरे डायरेक्टर्स की तरफ देखा। जो मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है।
लेकिन जो मेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता। जियाओ परिवार का ये कारोबार मेरी मां की वजह से है, तुम्हारे जियाओ फुआन की वजह से नहीं। और सेन किंसुए तो बस वो गरीब लडेचकी थी जिसकी मेरी मां ने दया खाकर मदद की थी। उसे हमारे खानदान की जायदाद पर हक जमाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर 10 इयर्स पहले वो सिस्टम न आया होता तो मैं सैन किंसुए की तरफ मुद्द कर देखता भी नहीं। तुम कहते हो मैं 10 इयर्स उसके पीछे पड्डा था। मैं कहता हूं मैं 10 इयर्स उस पर नजर रख रहा था। मीटिंग के बाद खबर मिली कि सेन और गेवाई के बीच जमकर झगड़ा हुआ। गेवाई उसे ताने मार रहा था कि वो इतनी बड्डी गड्ढबद्ध भांप नहीं पाई, और सेन उसे कह रही थी कि वो मुझ जैसे बेवकूफ को भी काबू नहीं कर पाया। अपने असिस्टेंट की ये बात सुनकर मैं ठंडी हंसी हंसा। मेरे बाप के पास तो कुछ मुट्ठी भर शेयर्स हैं, उसके दम पर ये लोग क्या उखाड़ डाल लेंगे। मैंने नए कायदे लागू किए और सेन किंसुए को स्टेप बाय स्टेप कंपनी में दबाना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ नाम की सब डायरेक्टर रह गई थी। उनकी शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे और उनके बीच रोज महाभारत होने लगी थी। तभी गेवाई का फोन आया। जिनचेन, जियाओ यू वापस आ रही है, उससे तमीज से बात करना, पहले जैसा बर्ताव मत करना। जियाओ यू मेरी सगी छोटी बहन है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि फिक्र मत करो, मैं उसे बताऊंगा कि उसका भाई उसे कितना प्यार करता है। असल में 10 इयर्स पहले जब मैं स्क्रिप्ट के कंट्रोल में था, तब मैंने जानबूझकर जियाओ यू को विदेश भेज दिया था। स्क्रिप्ट का असर सिर्फ इस देश तक था, बाहर नहीं। उसे दूर भेजकर मैंने कहानी का एक हिस्सा तो डीएच दिया था जिसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ी थी। मेरा शरीर 7 डेज तक मेरा नहीं रहा। मैं एक एनपीसी बन गया था, पर उसे बचाना जरूरी था। उसी वजह से मेरे और मेरी बहन के बीच दूरियां आ गई थीं और गेवई ने इसका फायदा उठाकर उसे अपनी तरफ कर लिया था। अब वो वापस आ रही है और यही मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती और मौका है। अब विलन का असली खेल शुरू होगा। उन सालों में उनकी नफरत का जो नाटक दुनिया ने देखा, वो दरअसल एक गहरा तालमेल था। जिस दिन जाओ यू वापस आई, जाओ फुआन और बाकी सब हवेली पहुंच गए। जब वो विदेश गई थी तब वो बच्ची थी, पर अब वो लंबी, पतली और समझदार हो चुकी थी, लेकिन उसकी जुबान आज भी उतनी ही कड़ी डडवी थी। मुझे देखते ही उसका पहला वार था। तुम पहले से ज्यादा काले और मोटे हो गए हो। कोई इमोशनल मिलन नहीं, कोई खुशी नहीं, बस सीधी टक्कर। मैंने भी बिना किसी भाव के जवाब दिया, थोड़ा वजन बढ़ा है, डाइट करूंगा तो ठीक हो जाएगा। गेवाई ने मौका देखा और जियाओ यू के पास जाकर मक्खन लगाने लगा। जियाओ यू, आखिर तुम आ ही गईं। हम तुम्हें कितना याद करते थे। जिन चेन की बातों का बुरा मत मानना, उसने जो किया तुम्हारे भले के लिए किया। जियाओ यू की आंखों में मेरे लिए नफरत चमक उठी और मैंने बस बेबसी में कंधे उचका दिए। गेवाई बोलता ही जा रहा था जब तक कि जियाओ यू दहाड़ कर नहीं चिल्लाई, चुप हो जाओ। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। बाप जियाओ फुआन को यह बदतमीजी पसंद नहीं आई। जियाओ यू, वो तुम्हारा बद्धा भाई है, तमीज से बात करो। गेवाई असल में मेरे बाप और ल्यूसियन का बेटा है। मुझे पहले लगता था कि मेरे बाप को बच्चे पसंद नहीं हैं, पर बाद में समझा कि उसे सिर्फ मेरी मां के बच्चे पसंद नहीं थे। जियाओ यू ने बाप को भी नहीं छोड़ा। तुम भी चुप रहो। मुझे अच्छे से पता है कि मेरी मां ने मुझे कितने भाई दिए हैं। मेरा बाप मुझ पर चिल्ला सकता था, पर जियाओ यू से वो खौफ खाता था। उसे याद था कि इसी लड़डेटकी ने एक बार उसे ईंट मारकर आधे महीने के लिए अस्पताल पहुंचा दिया था। जियाओ यू को किसी के ओहदे से फर्क नहीं पड़ता, वो किसी को भी कूट सकती थी। ल्यूसियन तो इसका सबसे बद्धा शिकार थी। जब वो नई नई घर आई थी, तब जियाओ यू ने उसे इतना प्रताड़ित किया था कि उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। गेवाई को लगा था कि हम दोनों भाई बहन एक दूसरे का खून कर देंगे और वो फायदा उठाएगा, पर असलियत कुछ और थी। हम दोनों ने मिलकर एक गेम खेला, एक बुरा बना और दूसरा अच्छा, ताकि कंपनी से उन गद्दारों को साफ किया जा सके जो गेवाई, सेन किंसुए और मेरे बाप के प्यादे थे। जिस दिन सिस्टम गया, मैंने जियाओ यू को मैसेज कर दिया था कि अब लौट आओ। हमारी पुरानी लड़ाइयां सिर्फ इसलिए थीं क्योंकि वो मुझे इस नर्क में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, और मैंने उसे सुरक्षित रखने के लिए धक्के देकर विदेश भेज दिया था। जब हम अकेले हुए तो वो सख्त दिखने वाली लड्डकी बच्चों की तरह जिद करने लगी। अब मैं कभी नहीं जाऊंगी, तुम बहुत बुरे हो। मैंने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा। अब तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ी रहेगी, वो सिस्टम अब कभी वापस नहीं आएगा। 2 हफ्ते बाद गेवाई फिर से इंटरनेट पर जलील होने लगा।
वो भेड़च की खाल में भेद दिया था और बिना सिस्टम के उसका पर्दाफाश होना ही था। वो पागल होकर मेरे घर में घुसा। जाओ जिनचेन, ये सब इंटरनेट से हटाओ। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम पर मानहानि का केस नहीं करूंगा? मैंने शांति से टिश्यू पेपर से अपना मुंह पोंछा और कहा, ये मैंने नहीं किया, और अगर मुझे कुछ करना होता तो क्या मैं इतना छोटा काम करता? उसने चिल्लाकर पूछा, अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया? सिर्फ तुम ही मुझसे नफरत करते हो। मैंने दराज से दस्तावेजों का एक पुलिंदा निकाला और उसके सामने फेंका। क्या यह सच है? नेशनल आइडल की नैतिकता की गिरावट, या ये कहें कि कुदरत का करिश्मा? मुझे नहीं पता था गेवाई कि तुम शारीरिक रूप से इतने मजबूत हो। गेवाई ने कागजात झपट ली और उन्हें फाड़ने लगा। ये सब झूठ है, बंद करो इसे। मैंने बेरुखी से कहा, जितना चाहो फाड़ लो, मेरे पास और भी बहुत कॉपीज हैं। गेवाई घुटनों के बल गिर पड़ा और गिड्ड गिद्धाने लगा। पुलिस, खुदा के लिए इसे पब्लिक मत करना। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तुमसे मुकाबला नहीं करूंगा। मैं मर जाऊंगा। मैंने झुककर उसकी आंखों में देखा। मैंने कहा था ना, जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। और माफी? नामुमकिन। याद है मेरी मां ने तुमसे और तुम्हारे मां बाप से कैसे भीख मांगी थी? तुम लोगों ने उसे तड्ढपा तड्ढपा कर मार डाला। इन 10 years में तुमने मेरे साथ क्या किया? क्या मैं एक एक करके गिनाऊं? मेरे प्यारे भाई, तुम लोग मदर सन का जो नाटक दुनिया को दिखा रहे थे, उसमें तुम भूल गए कि तुम एक रखैल के बेटे हो। बिना सिस्टम के तुम कुछ भी नहीं हो। गेवाई ने नफरत से मुझे देखा। ये अभी खत्म नहीं हुआ है। देखते हैं आखिरी हंसी कौन हंसता है। मैंने मुस्कुराकर अपने फोन की तरफ इशारा किया। शायद ये आखिरी हंसी मेरी ही है, क्योंकि मैं यह सब लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं। गेवाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका नेशनल आइडल वाला मुखौटा चंद सेकंड्स में उतर गया। ल्यूसियन और उसके आदर्श रिश्ते की धज्जियां उड्डीअच गईं। मेरे बाप की नेक इंसान वाली छवि भी मिट्टी में मिल गई। जो बाप अपनी मरहूम पत्नी के नाम पर सहानुभूति बटोरकर बिजनेस चला रहा था, अब लोग उसे गालियां दे रहे थे। कंपनी के शेयर्स मिट्टी के भाव आ गए। हमने सस्ते में सारे शेयर्स खरीद लिए। अब खानदान की एक कौडी भी बाहर नहीं जाएगी। ज्याओ यू ने पूछा कि अब मैं क्या करूंगा। मैंने कंपनी उसे सौंप दी। मैं काम करने के लिए नहीं, बल्कि सोकर पैसे गिनने के लिए बना हूं। अब मैं अपने लिए जीना चाहता हूं। कोई नहीं जानता कि मेरे दिल के किसी कोने में एक ऐसी इंसान बसी है जिसे मैं कभी छू नहीं पाया। वो वही है जिसे मैंने खो दिया था। पता नहीं वो वापस मिलेगी या नहीं, पर अब मैं उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा।